हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बालक में आप सभी का स्वागत है। सो वेलकम बैक टू आवर सेकंड चैप्टर। आज हम सेकंड चैप्टर के फोर्थ लेक्चरर की बात करेंगे। थर्ड लेक्चरर में हमने मुख्य रूप से बीजांड की संरचना, बीजांड के चित्र इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक अवलोकन किया था। श्री करणी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। देखिए, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन को मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के विकास की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो देखिए, परागकोश की भांति बीजांड के बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। वो कोशिकाएं वृद्धि करके आर्की स्पोरियल कोशिकाएं बनाती है। आर्की स्पोरियल कोशिकाओं का मतलब होता है परपुष्प कोशिकाएं। आदिजन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके प्राथमिक कोशिका तथा प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं बनाती है। इसको हम डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के विकास की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, परागकोश की भांति बीजांड में भी बीच में कुछ कोशिकाएं वृद्धि करके आर्की स्पोरियल कोशिकाएं बनाती है। आर्की स्पोरियल कोशिकाओं का मतलब होता है परपुष्प कोशिकाएं। देखिए, इसमें आदिजन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती है और मुख्य रूप से प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं बनाती है। प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं मुख्य रूप से बीजांड की भित्ति का निर्माण करती है और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है। सभी गुरु बीजाणु मुख्य रूप से एक रैखिक क्रम में होते हैं और चतुष्क का निर्माण करते हैं। इनमें से एक गुरु बीजाणु मुख्य रूप से निभाग की ओर रहता है, जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं, और शेष 3 बीजाणु निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाते हैं और इनका पोषण सक्रिय गुरु बीजाणु को प्राप्त होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु ही परिवर्धन करके भ्रूणकोश का निर्माण करता है। भ्रूणकोश को ही मुख्य रूप से मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। तो देखिए, अधिकांश प्लांट ऐसे होते हैं जिनके प्रत्येक बीजांड में केवल एक ही परपुष्प कोशिका विभाजित होती है, परंतु अनेक द्विबीजपत्री कुल जैसे कंपोजिटी, रेननकुलेसी और फोगेसी तथा कुछ एक बीजपत्री कुल जैसे लिलिएसी इत्यादि में एक से अधिक कोशिकाएं परपुष्प की तरह कार्य करती है। तो देखिए, आगे नेक्स्ट टॉपिक है मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूणकोश। यहाँ मैंने डायग्राम के द्वारा समझाया बच्चों। इसका एक डायग्राम और है, उसके द्वारा भी आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। अगला टॉपिक है मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूणकोश का निर्माण। यह टॉपिक बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। आप इन्हें देखेंगे
मैं आपको इन्हें डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास करूँगा। यह डायग्राम मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन का है। आप वो भी बना सकते हैं जो मैंने समझाया था, और ये डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए, आगे हम बात करेंगे मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूणकोश, फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। देखिए, गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। गुरु बीजाणु बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ा हो जाता है। तो गुरु बीजाणु क्या होता है कि बीजांडकाय से पोषण प्राप्त कर लेता है और आकार में मुख्य रूप से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बीजांडकाय का अधिकतम स्थान घेर लेता है। इसमें छोटी छोटी मुख्य रूप से रिक्तिकाएँ प्रकट हो जाती है। वो सभी रिक्तिकाएँ एक दूसरे से संयुक्त होकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करते हैं। गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार मुक्त केंद्रीय सूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। तो गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। उसके परिणाम स्वरूप कितने केंद्रकों का निर्माण होता है? 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। दोनों केंद्रक रिक्तिका के दीर्घीकरण के कारण विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ध्रुवों पर पहुंचकर दोनों केंद्रकों में दूसरा एवं तीसरा विभाजन होता है। पहले प्राथमिक समसूत्री विभाजन होता है और प्राथमिक विभाजन के बाद में दूसरा और तीसरा विभाजन होता है, जिससे दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक हो जाते हैं। इस अवस्था तक सभी केंद्रक एक सामान्य कोशिका द्रव्य में भरे रहते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक कोशिका के मध्य में आकर ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गुरु बीजाणु है उन्हें मादा युग्मोद्भिद की पहली कोशिका कहते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु परिवर्धन और वृद्धि करके बीजांड के आंतरिक भाग को घेर लेते हैं। इसमें छोटी छोटी क्या बन जाती है? रिक्तिकाएं बन जाती है। इस कोशिका में लगातार 3 केंद्रक विभाजन होता है और यह विभाजन समसूत्री होते हैं। होने वाला जो विभाजन है वो किस प्रकार का होता है? समसूत्री विभाजन होता है। प्रथम समसूत्री विभाजन में जो पहला समसूत्री विभाजन है उनसे 2 केंद्रक बनते हैं। तो प्रथम समसूत्री विभाजन से कितने केंद्रक बनते हैं? 2। जिनमें से एक निभाग की ओर होता है तथा एक बीजांड की ओर गति करता है। दूसरे समसूत्री विभाजन से इन दोनों केंद्रकों से 4 केंद्रकों का निर्माण होता है और तीसरे समसूत्री विभाजन से 4 केंद्रकों से 8 केंद्रक का निर्माण होता है। इनमें से 3 केंद्रक निभाग की ओर गति करते हैं। इनके चारों ओर एक कोशिका झिल्ली का आवरण बन जाता है, जिन्हें हम प्रतिव्यासत या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रतिव्यासत या प्रतिमुखी कोशिकाएं एक ही होती है। देखिए, प्रतिमुखी कोशिकाएं किसे कहते हैं? 3 केंद्रक मुख्य रूप से निभाग की ओर गति करते हैं। इनके चारों ओर एक कोशिका झिल्ली का आवरण बन जाता है। इन्हें अतिव्यासत कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। 3 केंद्रक बीजांड की ओर जाकर अपने चारों ओर झिल्ली निर्मित करते हैं और अंड समूचे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंड समूचे। अब देखिए, अब बात करेंगे अपन अंड समूचे की कि अंड समूचे क्या होता है। तो 3 ये जो केंद्रक होता है ये बीजांड द्वार की ओर जाकर अपने चारों ओर एक झिल्ली बना लेते हैं और अंड समूचे बनाते हैं। देखिए, अंड समूचे में मुख्य रूप से एक तो होती है अंड कोशिका और 2 क्या होती है?
सहायक कोशिकाएं। तो अंडसमुच्चय में क्या क्या होता है? एक तो होती है अंड कोशिका और दो होती है सहायक कोशिकाएं। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोश का परिवर्धन इसी प्रकार से होता है। इसे एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस पार्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे, जिसमें पहला है भारत में आवर्तबीजीय भ्रूणीय अध्ययन का जनक प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को माना जाता है। तो भ्रूणीय अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? पंचानन माहेश्वरी। उन्होंने सन 1950 में आवर्तबीजियों के भ्रूणीय अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक प्रकाशित की। आगे देखिए, एंथोलॉजी क्या है? एक छोटी सी परिभाषा है जिसका नाम है एंथोलॉजी। देखिए एंथोलॉजी क्या है? पुष्प एवं पुष्पीय पादपों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पेड़ पौधों में लैंगिक जनन का अध्ययन सर्वप्रथम कैमेरियस ने 1964 में किया था। तो पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? कैमेरियस ने 1964 में किया था। अब देखिए एक परिभाषा और है जिसका नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या नाम है? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। देखिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि परागकणों को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर परागकण बैंक में जीवनक्षम रूप में संग्रहित किया जा सकता है। इसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो देखिए आगे वाला फैक्ट है, एलर्जी में परागकण भोजन के साथ अंदर जाकर एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण श्वास नली संकरी हो जाती है और श्वास लेने में कठिनाई होते हैं। यानी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो मनुष्य के शरीर में एलर्जी पैदा करते हैं। उनमें अमरेंथस, चिन्नोपोडियम, गाजर घास, दूब घास, अरंडी, जवार आदि के परागकण ऐसे होते हैं जो मुख्य रूप से एलर्जी उत्पन्न करते हैं। अब देखिए हम कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन भी मुख्य रूप से बोर्ड में पूछा जा चुका है 3 अंक का। तो ये चित्र भी आप बनाएंगे। एक प्रारूपिक बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी आप अच्छी तरह से बनाएंगे। आगे देखिए टेपिटम कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताइए। ये मैंने आपको पहले करवा दिया। पोलन कीट क्या है? ये भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। पोलन कीट अनेक कीट पारगित पुष्पों के परागकणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन कीट कहते हैं। आगे देखिए परागनली का परागकण के किस स्थल से बाहर निकलती है, ये भी करना है। अंड समुच्चय क्या होता है? अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये करना है। फिर देखिए नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? कुंडलित बीजांड। ये भी 2018-19 में आया हुआ है। आगे देखिए यूबिस्काई क्या होती है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी करना है। आगे देखो ये है रिजु बीजांड और प्रति बीजांड। क्या है? रिजु बीजांड इधर वाला है और प्रति बीजांड ये क्वेश्चन भी बोर्ड में 3 अंक का पूछा गया है। ये मादा युग्मोद्भिद और नर युग्मोद्भिद में अंतर है, ये भी आपको करना है। परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है।
प्यारे बच्चों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।